किसानों के लिए लाभकारी बताया। डीडी न्यूज़ के साथ खास बातचीत में उन्होंने कहा कि इस बजट में एमएसएमई इंफ्रास्ट्रक्चर पर खास ध्यान दिया गया है। निवेश हो, उद्योग हो, बुनियादी ढांचा हो, इन क्षेत्रों में ये बजट सकारात्मक बदलाव लेकर के आएगा। नमस्कार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस मौजूदा सरकार का तीसरा बजट अब देश के सामने रख दिया है और देश के विकास पर इस साल करीब 34,83,000 रुपए खर्च किए जाएंगे। आत्मनिर्भर भारत का विजन जो है वो स्पष्ट नजर आता है इस बजट में। बहुत सारे लोग इसे हेल्थ सेक्टर का बजट कह रहे हैं। हमारे साथ बहुत ही खास सम्मान है देश के वित्त राज्य मंत्री श्री अनुराग ठाकुर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। प्रधानमंत्री ने खुद तारीफ की वित्त मंत्रालय की, वित्त मंत्री की, आपकी और आपकी टीम की। मुख्य फोकस बजट का आपके हिसाब से क्या कुछ नजर आता है, फिर मैं डिटेल्स पे आता हूं। पहली बात तो कि जब दुनिया भर में महामारी का माहौल हो, दुनिया रिसेशन से गुजर रही हो, उस समय भारत जैसे देश को बजट पेश करना या किसी भी वित्त मंत्री को बजट पेश करना एक बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन इस बजट को देखा जाए तो बहुत ही बोल्ड भी कहा जा सकता है। भविष्य पर ध्यान में रखते हुए किया गया, वर्तमान परिस्थितियों को देखकर जो कदम उठाए जाने चाहिए वो किया, और जो लगातार पिछले एक साल से मांग चल रही थी कि सरकार को और खर्च करना चाहिए ताकि और रोजगार हो और विकास हो, अर्थव्यवस्था में तेजी आए। आप देखिए, हमने वही किया। कोविड के चलते महामारी से बचने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने जहां कहा था जान है तो जहान है, जी, हमने जान बचाने का काम भी किया। और उसके बाद अर्थव्यवस्था में तेजी लाने के लिए लगातार जो पिछले आत्मनिर्भर पैकेज में कदम उठाए, उसके कारण पिछले 4 महीनों में आपने देखा होगा कि जीएसटी कलेक्शन रिकॉर्ड बढ़ती गई। बिल्कुल 1 लाख करोड़ से ज्यादा रही। इस महीने 1,20,000 करोड़ के लगभग हुई जनवरी में। इसलिए कदम चाहिए थे बड़े साहसिक उठाने, और वो साहसिक कदम वित्त मंत्री जी ने उठाए हैं। कैसे? हेल्थ केयर में 137% की वृद्धि की गई है। कोरोना वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। हमारे जिला स्तर पर राज्यों में हेल्थ सेंटर्स को और मजबूत करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में पैसा दिया जाए, उसका प्रावधान किया गया। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और अच्छा हो, उसके लिए प्रावधान किया गया। और यही नहीं, हिंदुस्तान ने अपनी 2 कोविड वैक्सीन तो बनाई, दुनिया के 100 देशों में पहुंचाने का काम भी किया। जल जीवन मिशन में 50,000 करोड़ रुपए का प्रावधान हमने किया है ताकि स्वच्छ जल भी आपको मिल सके और आप स्वस्थ भी रह सके। इसी तरह से सड़कों की बात की जाए तो 1,18,000 करोड़ रुपया उसके लिए प्रावधान किया। रेलवे के लिए 1,10,000 करोड़ रुपया, और ये कैपिटल के लिए है, यानी कि आपको आधारभूत ढांचा खड़ा करना है उसके लिए। यही नहीं, 20,000 बसों को खरीदने का प्रावधान। इससे क्या होगा? ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को बल मिलेगा। दूसरा, लोगों को सुविधा मिलेगी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की, तो प्रदूषण कम होगा। फिर हमने कहा कि आपकी जो पुरानी गाड़ियां ज्यादा पेट्रोल भी खाती हैं, डीजल खाती हैं, प्रदूषण भी करती है, स्क्रैपेज पॉलिसी ले आए। इससे करोड़ों लोगों को अपनी पुरानी गाड़ियां निकालने का मौका मिलेगा और नई लेने का अवसर मिलेगा। वित्त राज्य मंत्री जी, सब लोग ये सोच रहे हैं कि आपने बिना कोई नया टैक्स लगाए इतने सारे खर्चों का ऐलान तो कर दिया, ये पैसे कहां से आएंगे? इतनी मुश्किल वक्त में ऐसा हुआ कैसे? सभी लोगों को तो डर लग रहा था कि कोई नया टैक्स लगा देंगे वित्त मंत्री। देखिए, बहुत चर्चा चल रही थी कोविड टैक्स आएगा, अमीर से टैक्स लिया जाएगा, और कई तो यहां तक कहते थे कि हो सकता है कहीं किसान को टैक्स ना कर दें। लेकिन ये बिल्कुल सरासर, इसका कहीं दूर दूर तक कुछ लेने नहीं था। मोदी सरकार ने जहां एक और किसानों की आय को दुगना करने का संकल्प लिया है, लागत प्लस 50% तो हमने ऑलरेडी कर दिया। पीएम किसान निधि से उसके लिए हमने 1,10,000 करोड़ रुपए हमने दे भी दिया। फिर उनको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का मुआवजा भी 70,000 करोड़ मिला। कुल मिलाकर यूपीए के मुकाबले हमने 2.5 गुना ज्यादा एमएसपी खरीद पर पैसा खर्च किया। 8 लाख करोड़ रुपए हमने किसानों को एमएसपी खरीद पर दिया। और दूसरी बात, अभी किसानों को 16.5 लाख करोड़ रुपया खेती के लिए सुलभ ऋण के लिए मिलने के लिए हमने प्रावधान कर दिया है। पीएम किसान सम्मान निधि आगे मिलती रहेगी, इसका प्रावधान कर दिया। मनरेगा में 73,000 करोड़ रुपए का बजट रखा, जो कांग्रेस के टाइम पे मात्र 30,000 करोड़ खर्च होता था। यही नहीं, आपने कहा कि कहां से पैसा आएगा। हमने पिछले साल कर्जा लिया, उसका लाभ क्या मिला? लोगों की रोजगार कुछ का गया, कुछ का नहीं गया। लोगों को सहायता दी, कैश खाते में डाला। 30 करोड़ महिलाओं के 31,000 करोड़ रुपए हमने उनके खाते में डाला था। 3 करोड़ वृद्ध विधवा दिव्यांग के खाते में 3,000 करोड़ डाला था। किसानों के खाते में मैंने पहले बताया पैसा डाल दिया। फिर हमने ईपीएफओ का पैसा भी
6,750 करोड़ रुपया दिया। अब भी हमने कहा है कि अगर कोई अपने किसी एम्प्लॉय को वापस लेता है तो उसकी जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का पैसा है वो भारत सरकार अगले 2 साल तक उसके खाते में डालेगी ताकि रोजगार मिले। लेकिन ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा खर्च होगा, जितना सरकार लगाती समझ लीजिए उससे 2.5 गुना ज्यादा उसका मल्टीप्लायर इम्पैक्ट होता है। तो सरकार की मंशा ये कि सरकार पैसा खर्च करे, विदेशी पूंजी निवेश भी आए, प्राइवेट सेक्टर भी पैसा खर्च करे, और भारत में अर्थव्यवस्था को जब तेजी मिलेगी तो इससे रोजगार भी उत्पन्न होंगे और सरकार को कहीं ना कहीं कुछ कमाई टैक्सेस के माध्यम से भी होगी। लेकिन कुल मिलाकर देश को आगे ले जाने की दृष्टि से और आत्मनिर्भर बनाने की दृष्टि से खर्च किया गया। एक बात मैं यहां पर ऐड करना चाहूंगा, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम 1,97,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। इससे क्या होगा, 10 सेक्टर्स ऐसे जहां पर लोग निवेश करेंगे, उद्योग चलाएंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, उनको उसमें इंसेंटिव मिलेगा। इससे भारत में रोजगार बढ़ेगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, फॉरेन एक्सचेंज ज्यादा कमाई जाएगी और सरकार की कमाई भी होगी, लेकिन साथ ही साथ उद्योग को भी बढ़ावा मिलेगा। इस तरह के जो कदम उठाए गए हैं इसमें बहुत ज्यादा बल मिलने वाला, लाभ मिलने वाला। तो ये जो आपका विजन है रिफॉर्म्स की ओर जो ओरिएंटेशन दिख रहा है, अब आप कह रहे हैं कि स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट के लिए आप लोग तैयार हैं, बाजार ने बड़ा स्वागत किया है। कौन कौन से रिफॉर्म्स बड़े आपको दिखाई देते हैं जो कि निवेशकों के लिए काफी सकारात्मक हैं और जो निजी क्षेत्र को भी प्रोत्साहित करेंगे निवेश बढ़ाने के लिए? देखिए, एक तो सरकार की नीति बड़ी स्पष्ट है और पारदर्शी भी है। हमने साफ कहा है कि स्ट्रैटेजिक सेक्टर और नॉन स्ट्रैटेजिक सेक्टर नीति आयोग तय कर दे। स्ट्रैटेजिक सेक्टर में एक पीएसयू रहेगी, उसके अलावा बाकी को समय समय पर डिसइन्वेस्ट किया जाएगा और नॉन स्ट्रैटेजिक में सभी को डिसइन्वेस्टमेंट की जाएगी। इससे क्या होगा, उनका आकार भी बढ़ेगा, व्यापार भी बढ़ेगा और भारत को भी इसमें लाभ मिलेगा। इसीलिए जो कुल मिलाकर देखा जाए 1,73,000 करोड़ रुपए का टारगेट डिसइन्वेस्टमेंट का रखा गया है, वो हम इस साल अचीव करेंगे। साथ ही साथ डीएफआई बनाने का काम भी किया गया, डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, जिसका लाभ क्या होगा कि जिन लोगों को पहले कर्जा नहीं मिलता था लंबे समय तक उनको मिलना शुरू होगा। बुनियादी ढांचे के लिए जो पैसा है, बुनियादी ढांचे के लिए उस संस्था को खड़ा किया जाएगा। बैंकों की रिकैपिटलाइजेशन करने हम जा रहे हैं 20,000 करोड़। इसके अलावा इंश्योरेंस सेक्टर में जो एफडीआई है वो 49% से बढ़ाकर 74% हमने कर दी। इससे क्या होगा, निवेश और आएगा। और ये भी हमने सुनिश्चित किया है कि इसमें 50% इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो है भारतीय मूल के होंगे, यहीं के रेजिडेंट होंगे और जो मुनाफा कमाया जाएगा उसको भी एक हिस्सा हिंदुस्तान में ही रखना होगा, हिंदुस्तान से बाहर नहीं ले जा सकते। तो पूरी तरह से भारत का पक्ष रखा गया है और भारत में और रोजगार भी मिले, इंश्योरेंस सेक्टर बढ़े, उसको भी प्रावधान किया गया है। R&D एक बहुत बड़ा फोकस दिखता है। 50,000 करोड़ रुपए हमने देखा नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के लिए आप लोगों ने डाला। इनोवेशन कितना इंपॉर्टेंट है और क्या वाकई हम एक तरह से ह्यूमन रिसोर्स कैपिटल बना पाएंगे देश को अगर ये वाकई ज़मीन पर उतरता है तो? देखिए, अगर आप भारत की ओर देखें तो फार्मास्यूटिकल्स में हम दुनिया के जेनरिक ड्रग्स में लीडर हैं, लेकिन जहां नए पेटेंट्स फाइल करने हैं, नया शोध करना है, नया रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर पैसा खर्च करना है, वहां पर बहुत कम है। हमारी कंपनीज की भी आय शायद उतनी नहीं है, उतना खर्चा भी रिसर्च डेवलपमेंट पे नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं सरकार को भी यहां पर करना है, किसी भी क्षेत्र। मान लीजिए हाइड्रोजन पे आपको जाना है, आपको अपना इंपोर्ट कम करना है क्रूड ऑयल का, तो हाइड्रोजन पे आपको थोड़ा करना पड़ेगा, कुछ इलेक्ट्रिकल पे करना पड़ेगा, आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे या जो भी क्षेत्र सरकार तय करती है उस पर करना होगा। जब सरकार 50,000 करोड़ खर्च करेगी तो निश्चित तौर पर प्राइवेट सेक्टर भी बढ़ चढ़कर उस पर आकर खर्चा करेगा, उनको भी डिडक्शन मिलती है, इनकम टैक्स में सब कुछ होता है, उसका बल भी मिल पाएगा। तो जब ये सब होगा तो जैसे हमने स्टार्टअप्स में अग्रणी श्रेणी में हम आकर खड़े हो गए, जब रिसर्च पे पैसा भी ज्यादा खर्च होगा तो उसका लाभ भी आने वाले समय में ज्यादा पेटेंट्स फाइल करना, भारत की रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो प्रोडक्ट हमें चाहिए उस दिशा में भी हमें और बल मिलेगा और आने वाले समय में जिन जिन क्षेत्रों को भारत में लीडर बनना है उसमें हमें उसका लाभ मिल पाएगा। अनुराग जी, अगर मैं थोड़ा सा लाइटर वे में कहना चाहूँ तो आपकी वो तस्वीरें बड़ी वायरल हो रही हैं जिसमें आप अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी की पूजा कर रहे हैं और वो हम लोगों ने लाइव भी देखी। तो आप क्या मतलब क्या मांगते हैं, अगर मैं आपसे समझना चाहूँ तो? मुझे लगता है इंसान जब कभी बहुत दुविधा में हो तब भी ईश्वर ही है, जब बहुत प्रसन्न हो तब भी ईश्वर ही है। तो सुख दुख का साथी या जिसका आशीर्वाद है वो तो ईश्वर का ही है। और जिस भी धर्म के आप हो, जिसमें भी आप विश्वास रखते हैं,
निश्चित तौर पर मन को बहुत संतुष्टि भी मिलती है, बल भी मिलता है, काम करने की इच्छा शक्ति भी बढ़ती है। और जब आशीर्वाद ईश्वर का ही लेकर निकले और वो भी महाबली बजरंग बली का लेकर निकले तो निश्चित तौर पर सब अच्छा होता है। शायद यही कारण है कि आज देश के लोगों ने भी बजट को थम्स अप दिया है और 2000 पॉइंट से ज़्यादा मार्केट भी ऊपर उछाल लिया है। ये अपने आप में दिखाता है कि लोगों ने बजट की सराहना भी की है, एक्सेप्ट किया है, मार्केट ने भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स किया है और आगे भी हमारा प्रयास होगा कि अच्छा करें और ईश्वर की कृपा मुझ पर और आप सब पर बनी। प्रधानमंत्री के गाइडेंस में वित्त मंत्री और पूरी टीम ने ये बजट पूरा तैयार किया। अनुराग सिंह ठाकुर जी का इसमें क्या योगदान है? कौन से वो आपके फेवरेट पॉइंट्स हैं जो आपको लगा कि नहीं इस बजट का हिस्सा होना ही चाहिए? ये वित्त मंत्री जी और पूरी टीम का काम है जी। वित्त मंत्री जी हमारे लीडर के रूप में इसमें काम किया। माननीय प्रधानमंत्री जी की जो सोच है उसको अमली जामा पहनाने का इसके माध्यम से काम किया गया। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने बड़ा सीधा कह दिया था कि आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए हमें जो कदम उठाने वो करने होंगे। और यही कारण है कि चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, MSMEs की बात हो, मध्यम सूक्ष्म लघु कुटीर उद्योग की बात हो, युवाओं की बात हो, महिलाओं की बात हो, किसानों की बात हो, उसको इस तरह से पिरोया गया इसमें कि कैसे एक सेक्टर से दूसरे को लाभ मिल सके, एक वर्ग से दूसरे वर्ग को लाभ मिल सके। इसलिए युवाओं के लिए बहुत कुछ इसमें दिखता है। रोजगार के, आगे बढ़ने के, स्टार्टअप्स के बारे की बहुत सारी संभावनाएं खड़ी होती हैं। नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बाद देखिए 100 सैनिक स्कूल बना देना, एकलव्य स्कूल्स में बजट को बढ़ा देना, 750 एकलव्य स्कूल, तो बहुत बड़ी बात है। और बजट को भी उसमें बढ़ाया गया कि आपको उसके लिए ज़्यादा पैसे दिए जाएंगे और अच्छे बनाए जाएंगे। ये अपने आप में प्रधानमंत्री जी का मानना है कि नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी बनाने के लिए हमें क्या करना है वो हर क्षेत्र के लिए हमें करना चाहिए। बिल्कुल सही कहा। और मुझे लगता है लेह में एक विश्वविद्यालय की कल्पना करना या फिर नॉर्थ ईस्ट को समावेशी विकास के लिए बजट के साथ जोड़ना, कोस्टल जो एरियाज़ हैं उनको विकास की धारा के साथ जोड़ना, एक समावेशी जो बजट आप लोगों ने तैयार किया है। बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद दूरदर्शन आपका बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। तो फिलहाल इस खास पेशकश में सिर्फ इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी बजट की सराहना की है। आइए सुनते हैं। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री